सरफेस एरिया वॉल्यूम के बाद हमने सर्कल स्टार्ट करना है चैप्टर। मैं सर्कल सबको करवाऊंगी, ठीक है। आपको जिनको सर्कल्स आपके दिसंबर टेस्ट में नहीं है, जस्ट नोट डाउन कर लेना। आपके लिए सिर्फ इतना एडवांटेज होगा कि क्लास में पढ़ रहे हो, घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्लासेस उस टाइम मिस मत करना, बिकॉज जैन में ना दोबारा रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा। जैन में विल फोकस ऑन रिविजन। बात समझ में आई? आपके पेपर्स ना आप लगा लो फेब, जैन एंड या फेब बिगनिंग, फर्स्ट वीक में शुरू हो जाते हैं। केवीएम का रिकॉर्ड है 4 फेब से पेपर स्टार्ट कर देता है, 2 या 4 फेब, ठीक है। बीसीएम भी 4 फरवरी लास्ट ईयर, 2 फरवरी 4 फेब पेपर स्टार्ट थे, ठीक है। आपका केवीएम का आई थिंक 17th या 18th को ऐसा कुछ था पेपर, 12 फरवरी होगा कुछ ऐसा, मुझे ध्यान आ रहा है। तुम्हारे पास प्रैक्टिकली ना दिसंबर के बाद सिर्फ 1 महीना है। उसमें मैं नया चैप्टर करवाऊं या तुम्हें आगे रिवीजन करवाऊं, पिछला सारा करना। फिर तुम्हारे स्कूल ने प्री बोर्ड्स बाकी सब कुछ लेना है। बात समझ में आई? सर्कल्स को मिस मत करना, बस इतना है कि उसको रिवाइज घर पे नहीं करोगे, घर पे अपने बाकी टॉपिक्स आप रिवाइज करोगे। अगर सर्कल्स आपका फाइनल दिसंबर में नहीं है, अगर दिसंबर में है तो फिर तो अच्छी बात है, और अच्छे से रिवीजन करके फाइनल्स हमारे अच्छे निकल जाते हैं। दिसंबर में रिवीजन अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दिस चैप्टर इट टॉक्स अबाउट 3D फिगर्स। 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात करते हैं। जैसे यूक्लिड में हमने पढ़ा था कि अ पॉइंट हैज हाउ मेनी डायमेंशंस? पॉइंट की कितनी डायमेंशन होती है? अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, ठीक है। इनिशियली हमने जब स्टार्ट की थी ज्योमेट्री, जब भी ज्योमेट्री का सिस्टम आना शुरू हुआ था, तो एक पॉइंट से स्टार्ट किया था। अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, अ लाइन हैज 1 डायमेंशन। लाइन की बात करें, लाइन सेगमेंट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो दे गेट 1 डायमेंशन। फिर उसके बाद अगर हम इन लाइंस को इकट्ठा करके कोई भी एक फिगर बनाते हैं स्ट्रेट लाइंस के साथ, तो इट मींस अ 2 डायमेंशनल फिगर। समझ में आ गया? और अगर हमने अब ये सरफेस बन जाता है, सरफेस इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, और हमने सरफेसेस को इकट्ठा कर दिया तो हमारे पास बन जाती है 3D फिगर। जैसे अगर एक सिंगल पेपर है, बट अगर मैं इसको इस पेपर को रखकर मैं इसको फोल्डिंग्स करके इसको एक बॉक्स की शेप दे दूं, तो वो हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी डू दिस इन स्कूल। हम बुक्स का क्या करते हैं, हम लोग वी ट्राई टू मेक अ बॉक्स आउट ऑफ इट। आप बुक्स की आप लेंथ में उसको रखोगे, देन हाइट में रखोगे, एंड देन उसके ऊपर छत लगा दोगे, है ना। हम करते हैं ना, तो दैट इज अ 3D बॉक्स जो हम उसमें से क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ गया? आपने कार्डबोर्ड बॉक्सेस लिए, वो सरफेसेस, कार्डबोर्ड शीट्स ली, वो सरफेस है। उनको कटिंग करके अगर हम एज टू एज चिपकाते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे पास सॉलिड सरफेस, सॉलिड एक बन जाता है। तो सरफेसेस को इकट्ठा करके हमारे पास 3D फिगर बनती है, उसे हम बोलते हैं सॉलिड। अ सॉलिड हैज 3 डायमेंशन, ठीक है। तो सरफेस के हमेशा हमेशा निकलता है एरिया, और सॉलिड्स का होता है वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस का एरिया होगा, ठीक है। और वॉल्यूम इज द, बेसिकली अगर हम उसको जनरल में बात करें तो वॉल्यूम लेमैन लैंग्वेज में इज द कैपेसिटी। एक बॉक्स में कितना लिक्विड भर के रख सकते हैं, एक बॉटल है तो उसमें कितना पानी आ रहा है, कितना पानी स्टोर किया जा सकता है। टैंक होता है, उसमें कितना पानी स्टोर हो रहा है। सो वॉल्यूम इज बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर और ऑफ अ सॉलिड। समझ में आ गया? अगर एक हमारे पास कार्टन होता है, तो उसमें कितनी बुक्स हम पैक करके रख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट शेप्स हमारे पास होती है सरफेस एरिया वॉल्यूम में। 3D फिगर्स में हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। सबसे पहली शेप जो हमारे पास आती है वो होती है क्यूबॉइड, ठीक है। सबसे बेसिक शेप। आज की क्लास में सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज होंगे, कल कोन के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपने ये क्यूबॉइड जब बनाया होगा ना, इसको ऐसे करके फिर इसको सेंटर से कहते हैं स्टार्ट कर दो। तो क्यूबॉइड देखो, मेरे पास ये सरफेस है। अब मुझे अगर इसको 3D बनाना है, तो मुझे इसे हाइट या विड्थ देनी है। तो विड्थ के लिए यहां से ऐसे, ठीक है। इसे हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो इसे हमने विड्थ प्रोवाइड कर दी। तो इन केस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपने एक स्ट्रेट सरफेस को, एक सिंपल सरफेस को विड्थ प्रोवाइड करके हमने यहाँ पे स्टिक्स लगा दी, रॉड्स लगा दी, और बिल्कुल सेम सरफेस फ्रंट में अटैच कर दी। तो ये हमारे पास बन जाता है एक सॉलिड, जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। सो बेसिकली कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर सर्फेसेस। क्यूबॉइड अगर हम कहेंगे तो रेक्टेंगुलर सर्फेसेस हमने कलेक्ट की हुई है। तो रेक्टेंगल में स्क्वायर इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस। तो इफ आई एम टॉकिंग ऑफ अ रेक्टेंगल, दैट मीन्स अगर ये साइड स्क्वायर है तो मैं उसकी भी बात कर रही हूँ ना।
तो क्यूबॉइड की जब बात की जाती है तो सारी जो इसकी सर्फेसेस होती है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो गई तो वो एक स्क्वायर भी बन सकता है। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें, जैसे हम कहते हैं ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस बट ऑल रोम्बसेस आर नॉट स्क्वायर, लिखो इस चीज को, ये आपकी फिगर, ये आपको एमसीक्यूज में असर्शन रीजनिंग में आता है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स बट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। नहीं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सॉरी मैं अलग बोल गई, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट नॉट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल है ही, क्योंकि वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। देखो ना, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं और रेक्टेंगल, इनके बीच में हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यस ऑपोजिट साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल में भी है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, रेक्टेंगल में है तो स्क्वायर्स में भी है। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, वो स्क्वायर के पास भी है। ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, वो स्क्वायर के पास है। डायगोनल्स आर इक्वल, वो स्क्वायर के पास है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो भी स्क्वायर के पास है। लेकिन स्क्वायर के, अगर मैं कहूं एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो वो रेक्टेंगल के पास नहीं। तो स्क्वायर अपने अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज लेता है, तो स्क्वायर रेक्टेंगल है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। समझ में आ गया? तो अगर क्यूबॉइड कहा जा रहा है तो इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों डिफरेंट होंगी। बट देर आर सम सॉलिड जहां पे ब्रेड्थ और हाइट को सेम कर देते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है कि वो हमारा क्यूब बन गया जी, वो कुछ और बन गया, वो क्यूबॉइड ही रहेगा, उसको क्यूबॉइड ही बोला जाएगा। समझ में आ गया? तो क्यूबॉइड में, अब ये लिख लिया ना, ऐसे ही हमारे पास आता है, नेक्स्ट लिखो, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस बट ऑल रोम्बसेस आर नॉट स्क्वायर्स। सारे का सारे स्क्वायर रोम्बस हैं पर सारे के सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं है। आर रोम्बसेस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस बट नॉट ऑल। ठीक है, ये क्यूबॉइड का ना हमने थोड़ा बहुत ना आपकी क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, वैसे तो मुझे पता है कि नहीं आएगा, बट जस्ट टू कवर की कोई ये कहीं ना कहीं असर्शन रीजनिंग में कुछ पूछ लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं इन अ क्यूबॉइड? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं देखो, कितने हैं? 8। दो सीलिंग में, 4 सीलिंग में और 4 हमारे बेस में, ठीक है। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 8। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ एजेस? 4 बार लेंथ आएगी, 4 बार ब्रेड्थ आएगी, 4 बार हाइट होगी। 4 टाइम्स लेंथ, 4 टाइम्स ब्रेड्थ, 4 टाइम्स हाइट। दिस इज लेंथ, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट। एंड नंबर ऑफ सरफेसेस, कितनी सरफेस होती है इसमें? 6 है, सरफेसेस कह देते हैं, या फिर यहां पर एक और वर्ड हम यूज करते हैं, फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस इक्वल्स टू 6। फिर ना एक यूलर्स रूल किया होगा आपने, यूलर्स फॉर्मूला था कि डिलीट था? सेम ही होती है पर फेसेस बोलते हैं, सरफेस एरिया होता है ना इसलिए। तो सरफेस हमारा, इसकी कितनी सरफेस है? इसमें 6 सरफेसेस ही है। फेसेस इज अ मोर कॉमनली यूज्ड वर्ड, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला क्या था, याद है कुछ? नहीं किया हुआ? तो ये सॉलिड फिगर विद स्ट्रेट लाइंस, कर्वी फिगर्स में नहीं अप्लाई होता, पर सॉलिड फिगर में स्ट्रेट लाइन से जो सॉलिड फिगर बनती है उसमें ये अप्लाई होता है। यूलर्स फॉर्मूला होता है, पहले आपकी बुक में था, विच सेज नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। ये ना एक टेक्निक था कि अगर मेरे पास इतने वर्टिसेस हैं और इतने एजेस हैं, तो क्या उनसे हमारे पास एक सॉलिड बन सकता है कि नहीं? ठीक है ना। अब ये तो हमने क्यूबॉइड बनाया, मैं आपको 10 फेसेस दे दूं और मैं तो उससे कुछ सॉलिड बनाऊं, समझ में आ गया? तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम जज करते थे कि उन 10 फेसेस के साथ एक सॉलिड फिगर बन सकती है या नहीं बन सकती, एक कंटेनर टाइप जो प्रॉपरली चीजों को स्टोर करे। ढक्कन चाहे उसका ना हो, पर ऐसा कुछ हो कि वो कंटेनर नीचे हम सीलिंग भी दे रहे हैं, ऊपर उसका उसको टॉप भी दे रहे हैं,
ठीक है, तो ऐसा सब कुछ करने के बाद वो सॉलिड बॉक्स बनता है कि नहीं बनता। क्लियर हो गया इतना? तो इसकी ना प्लेन एजेस होती हैं, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है। ठीक है, प्लेन दिख रहा है बिल्कुल ये, है ना? अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो आपको सिर्फ ये एक स्क्वायर की शेप में कुछ दिख रहा है, या ये रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, सो इफ आई रोटेट इट अ बिट, अब लग रही है सॉलिड फिगर। ठीक है, क्लियर हो गया? सो इफ आई ट्राई एंड फाइंड इसके नंबर ऑफ फेसेस, अगर हम काउंट करें तो ये मेरे पास फ्रंट वाला फेस है, ऐसा ही इसके बिल्कुल बैक में सेम फेस होगा, नंबर 2। ठीक है, अगर ये वाला हमारे पास फेस है तो इसके बैक में बिल्कुल सेम फेस है। ठीक है, और अगर हमारे पास ये फेस था तो इसके बैक में बिल्कुल ये सेम फेस। क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ फेसेस आर 6। अब अगर मुझे इसमें निकालना है, नेक्स्ट लिखो, टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, which we say is area of 4 walls। क्यूबॉइड की फिगर को देखना है ना, तो जिस रूम में बैठे हुए ना, किसी भी रूम में, उसी रूम को देखना। मोस्टली रूम्स क्यूबॉइड्स ही होते हैं। आपके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। ठीक हो गया? और 6 अगर हम कहे, 4 4 दीवारी, ऊपर सीलिंग, नीचे फ्लोर। क्लियर हो गया इतना? तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए हम क्या करते हैं, मुझे ये वाली वॉल का एरिया चाहिए, इफ आई कीप इट लाइक दिस, है ना, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 1। ये लेंथ है, इसको ब्रेड्थ लिया है और इसको हाइट लिया है। ठीक है, तो अगर मुझे इस वाली बॉल का एरिया चाहिए तो ये होगा लेंथ इंटू हाइट, और अगर इस वाली बॉल का एरिया चाहिए तो ये होगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ऐसे ही इसके पीछे होगा लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर मैंने ये वॉल ली तो इसके पीछे नंबर 4 है, अगर ये नंबर 1 लिया तो इसके साथ नंबर 2 है, सेम। तो लेंथ हाइट 2 बार, ब्रेथ हाइट 2 बार, तो ये क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसको अगर कॉमन लोगे ना, यहां से इसको ऐड करोगे, 2LH हो जाएगा, ये 2BH हो जाएगा, H कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। तो बेसिकली क्यूबॉइड में देखो, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है, कहीं पढ़ा हुआ है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ? पेरीमीटर किसका होता है, रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ लेटरल सर्फेसेस अगर हमें निकालना है ना, लेटरल सर्फेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो बेसिकली इट इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय हाइट, फॉर्मूला याद रखना, बहुत आसान हो जाएगा, सभी सॉलिड फिगर्स में यही होता है। हाँ, तो इसकी बस हमने सामने से जो हमें दिख रहा है। ठीक है, कर्व इसलिए नहीं क्योंकि इसकी सर्फेसिस कर्व नहीं है, इसकी सर्फेसिस प्लेन है ना, तो इसको लेटरल बोलते हैं। हाँ, कर्व्ड भी वही चीज है, पर इसमें सर्फेसिस कर्व नहीं। ठीक है, देन वी से टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जो फ्लोर और सीलिंग छोड़ी थी उसको भी ऐड कर दो। तो मैं 2LH और 2BH तो लिखा ही था, अब 2 लेंथ ब्रेड्थ आ जाएगा, क्योंकि हमने फ्लोर में लेंथ और ब्रेड्थ को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट एंड लेंथ हाइट। ना पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दो, मैंने वरना क्लास से बाहर निकाला है। वो चुपचाप से बैठा हुआ है, तुम्हें क्यों उसको बुलाना है? तो पढ़ाई पे ध्यान दे दे, अपना फॉर्मूला लिखो अच्छे से, इंटू LH प्लस LH। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास LH। ठीक हो गया? इतना क्लियर है, सबने लिख दिया ये? ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्या होता है?
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वॉल्यूम इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, उसको मल्टीप्लाई किया हाइट से। बेसिकली क्या है, आपके पास एक शीट, जैसे यहाँ पे एक शीट्स रखी हुई है ना, तो शीट ऑफ पेपर है, मैं इसी को स्टैक करती रहूं, इसके ऊपर बहुत सारी शीट्स रखूं, तो वो एक सॉलिड, हमारे पास एक प्रॉपर सॉलिड बनकर आ जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सिंगल शीट, उसकी हाइट नेग्लिजिबल थी, पर 100 रख दी, तो उसकी हाइट अब 100 होगी। तो बेसिकली आप उस एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 शीट से, तभी एक सॉलिड क्रिएट हुआ। एरिया लिया कंप्लीट, और ऐसे एरिया हमने 100 और रखे हैं, राइट? तो दैट्स हाउ वी गेट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। ठीक हो गया इतना? अब जो हमारा टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है, वो होता है स्क्वायर यूनिट्स में, क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना? यहां पर क्या हुआ देखो, लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई जो हो रही है ना, वो लेंथ हाइट और ब्रेड्थ हाइट हो रही है। तो 1 सेंटीमीटर दूसरे सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर सेंटीमीटर बना रहा है, 1 मीटर दूसरे से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर मीटर्स बना रहा है। इस चीज को याद रखना। समटाइम्स आपको कहा जाता है कि पता नहीं लगता कि सरफेस एरिया दिया या वॉल्यूम, तो लुक एट द यूनिट, उसके साथ जो नंबर के साथ दिया होगा, अगर स्क्वायर में दिया हुआ है तो उसका मतलब वो एरिया की बात कर रहा है, और अगर वो आपको क्यूबिक में दे रहा है तो वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन है, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वॉल्यूम इज क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होगा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4 मीटर स्क्वायर लिखते हो ना, वो 2 × 3 6 स्क्वायर मीटर्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 स्क्वायर मीटर्स लिखते हैं ना हम, तो वहां पे मीटर का स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर का क्यूब। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें इसमें चाहिए, लिखो, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल। याद है, किया था हमने, ये किया हुआ है आपने 8th में, कि डिलीट हो चुका था ये भी? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। अब इसके ना आपको फॉर्मूलाज भी आते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल्स का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो पेपर में आ भी जाता है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है, फिर लिखते हैं, देखो, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। बंद कर दो इसको। तो जब आपने लॉन्गेस्ट क्यूबॉइड डायगोनल निकालना है ना, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये वाला, यहां पर हमने यहां से स्टार्ट किया, एंड वी गो टिल दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब इस एज से, इस वाले कॉर्नर से इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाले कॉर्नर में हमने एक रॉड लगानी है, दैट इज लॉन्गेस्ट डायगोनल, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड। या क्वेश्चन होता है, एंड हैज वॉक्ड ऑन द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, डायगोनली वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर मूव किया है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, तो आपको लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ निकालनी है, और वो क्या होगी, आपने, इसकी 3 डायमेंशन होते हैं ना, लेंथ, यहाँ पे ब्रेड्थ, और ये हाइट, ये ब्रेड्थ हो गई ना, और ये हाइट हो गया। नहीं बेटा, मैं वहां से देख, ये सॉलिड है ना, तो तुम्हें सॉलिड की तरह दिख रहा है, वहां से लेकर आई एम गोइंग टिल देयर। समझ में आ गया? उस वाले पॉइंट से वहां तक। ठीक है, आपकी हाइट भी जो है वो नीचे बेस को 90 डिग्री पर ही है, यहां फिगर में आपको नहीं दिखेगी, पर अगर ये हाइट है तो बेस को 90 डिग्री पर ही लगाया होगा। क्लियर हो गया? तो ये कैलकुलेशंस कैसे होती हैं इसकी, हमने बेस में पहले ये डायगोनल निकाल लिया, बेस में हमने ये डायगोनल निकाल लिया, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, तो ये आ गया L² + B² अब ये बेस हो गया और वो हाइट हो गई। ठीक है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडर रूट इज लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। इसमें लिख लो, ये आपका एमसीक्यू भी बनकर आ सकता है, या जर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन होता है, या फिर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स का, वो भी हो सकता है। ठीक है, L² + B² + H²,
क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल देखना यहां से लेकर यहां तक एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हाइट, उसको ज्वाइन किया। अब क्योंकि यहां पर आपको लगेगा कि वो 3D फिगर नहीं है, ठीक है, इस पे नहीं आएगा ना क्योंकि ये सॉलिड है। अब अगर मैं इसमें ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पर यू विल फाइंड, जब मैंने इसको और इसको ज्वाइन किया है ना, फिर ये लिया और ये लिया, तब आपको लगेगा कि ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, बट लुक एट इट इन अ प्रैक्टिकल वे। ये हाइट है और नीचे का बेस है, तो ये भी 90 डिग्री पर ही है। ये एंगल बढ़ा नहीं है तो फ्लैट सरफेस ही, उस पर हमने कहीं और लाइन लगा दी। समझ में आ गया? तो आपका ये वाला डायगोनल था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पर ये हाइट आ गई थी। तो अगर हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं तो डायगोनल हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड फिगर होती है क्यूब। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है बताओ? एक क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है? हाँ जी, कोई और बच्चा कुछ भी कोई बताओ, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है? अगर हमने क्यूब की बात की है तो क्यूब में ऑल एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। नेक्स्ट लिखो, क्यूब में, इन अ क्यूब ऑल एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तुम्हें एट्थ में किसी ने ये नहीं करवाया क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है? अगर आपको कोई पूछे तो मतलब हम बिल्कुल चुप है, हमें पता ही नहीं है कि हमें बोलना ही नहीं है। कल आप भी मुझसे कोई डाउट पूछोगे ना, मैं चुपचाप ऐसे बैठ जाऊंगी, ठीक है ना, कि कोई बात नहीं, 2 बार पूछोगे, 3 बार पूछोगे, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद खुद सॉल्व कर ही लोगे। डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड अ क्यूबॉइड, इन अ क्यूबॉइड क्या कहा था? ऑल एजेस आर डिफरेंट, बट इन अ क्यूब ऑल एजेस आर सेम। ठीक है, ऑल एजेस आर इक्वल। तो क्यूब में वर्टिसेस, एजेस, फेसेस सेम रहते हैं। वर्टिसेस 8 है, एजेस कितनी होंगी? 12, और फेसेस कितने होंगे? 6। ऑल फेसेस आर स्क्वायर शेप्ड। ठीक है, लेकिन इसकी हम साइड बांध कर चलते हैं, एस ले लेते हैं, या इसको एजेस कहते हैं। ऑल एजेस आर इक्वल, तो अगर मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा? 4 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? साइड क्यूब। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल विल बी इक्वल टू √3 इंटू एस। और क्योंकि लेंथ की बात हो रही है तो लॉन्गेस्ट डायगोनल मीटर्स में होगा, यूनिट्स में होगा, सेंटीमीटर्स में होगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब नहीं आएगा उसमें। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल इज √3 एस मीटर्स, और सेंटीमीटर्स जो भी हमें डायमेंशन दी होगी। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट सॉलिड लिखो, इसके बाद सिलेंडर। नेक्स्ट सॉलिड लिखो, अ सिलेंडर। √3 s। 10th क्लास में ना इस पे क्वेश्चन है, तो ये सारी डायमेंशन हम याद रखेंगे, फॉर्मूला √3s और सब। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है अ सिलेंडर। सिलेंडर भी एक सॉलिड फिगर होती है, और जब सिलेंडर की बात की जाती है आपको है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट क्यों और सर्कुलर क्यों? जो सिलेंडर का बेस है दैट इज अ सर्कल, किसी और बेस पर नहीं बनाते इसको। ठीक है, और राइट सर्कल के सेंटर्स, 2 सर्कल्स हमने लिए, उनके सेंटर्स को जब हमने प्लेसमेंट की, सो दे आर एट 90 डिग्रीज। सर्कल के 2 इक्वल सर्कल्स को हमने प्लेस किया है, द टू सेंटर्स ऑफ द सर्कल आर प्लेस्ड एट 90 डिग्रीज। तो इसको अगर हम थोड़ी सी 3D की लुक देना चाहते हैं ना, तो हम इसको, लगेगा आपको ओवल शेप लिया है पर ओवल होता नहीं, इट्स अ सर्कल। ठीक है, द टू सेंटर्स आर एट 90 डिग्री, दैट्स व्हाई इट्स अ राइट सर्कुलर, बिकॉज द बेस इज सर्कल, मतलब कि ये सिलेंडर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं।
जो हम फॉर्मूला कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ेंगे वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होगा, मेंशन किया जाएगा, नहीं भी किया गया तो यही लेना है क्योंकि उसका फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। समझ में आ गया? तो अगर सिलेंडर की बात हो रही है तो यही है राइट सर्कुलर। क्लियर हो गया? अब इसमें अगर हम देखें, इसके फेसेस कितने होते हैं, एजेस कितनी है इसमें, आपको कितनी एजेस दिख रही हैं? नहीं होती है ऐसे तो, स्ट्रेट एज नहीं होती सर्कल में। कैन यू सी दिस टॉप वाली एज, ये दिख रही है ना, ये एज है, ये भी एज है। समझ में आ गया? सो नंबर ऑफ एजेस आर 2, यूलर्स फॉर्मूला इसमें नहीं लगता। ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? एक ये, हाँ, एक ये और ये जो सर्कल में आया। ठीक है। 2 प्लेन फेसेस, 1 सर्कुलर फेस। नंबर ऑफ फेसेस आर 3, 2 + 1, 2 प्लेन, 1 सर्कुलर। नंबर ऑफ एजेस आर 2। वर्टिसेस तो इसमें होते नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर साइड्स है, सर्कुलर एजेस है, तो नो वर्टिसेस आर देयर। सर्कल में भी कोई वर्टेक्स थोड़ी होता है। ठीक है। अब आते हैं, इसका मुझे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। याद है फॉर्मूला? 2πr/h। 2πr सर्कल का सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो वहां पे हमने पेरीमीटर लिया था रेक्टेंगल का, उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया इस 2πr/h में बेस और टॉप को ऐड कर दो, मतलब मैंने चार्ट पेपर को रोल किया तो आपको एक सिलेंड्रिकल शेप मिल गई। मैंने नीचे उसको बेस दे दिया, ऊपर उसका ढक्कन लगा दिया, तो वो कंटेनर बन गया। समझ में आ गई बात? है तो 2πr/h + 2πr²। सरफेस का मतलब है, अगर मैं तुम्हें लिखने को दे दूं, उस पर लिखना है, तुम्हें नोट्स उसमें बनाने हैं, तुम कहाँ कहाँ अपनी चीजों को लिख सकते हो। मान लो आपको चीटिंग के लिए एक प्रॉपर सी वो लेस का वो डब्बा जो होता है ना, वो मिला हुआ है, प्रिंकल्स का जो होता है, एंड यू हैव टू राइट इट ओवर देयर। तो तुम कहाँ कहाँ उसकी सरफेस में लिख सकते हो इफ इट्स अ सॉलिड फिगर। सो ऑब्वियसली यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट हियर, या इसके नीचे। समझ में आ गया? आपको सारे नोट्स उसमें बनाकर एग्जामिनेशन हॉल में कैरी करके लेके जाना है, तो आप कितना उसमें फिट कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सरफेस, जब उसका हमने एरिया निकालना है कि उसमें कितने स्क्वायर यूनिट्स हैं। राइट। इफ आई टॉक अबाउट वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम? याद है? πr²h। πr² एरिया ऑफ सर्कल, और वहां पर हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ हाइट लिया था। लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो बेसिकली जो हमारे पास ये सिलेंडर्स या क्यूबॉइड्स या क्यूब है, दे आर कॉल्ड प्रिज्म्स। हमारे पास 3 बेसिस ही है, एक तो हमने लिया रेक्टेंगुलर बेस, एक लिया स्क्वायर बेस, और एक ले लिया सर्कुलर बेस। देर आर ट्रायंगुलर बेसिस ऑल्सो, साइंस में आपने प्रिज्म्स पढ़े होंगे। तो इन सभी प्रिज्म्स के फॉर्मूला का एक ही रूल होता है, व्हेन वी फाइंड द लेटरल और द कर्व्ड सरफेस एरियाज, देन इट इज एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर वॉल्यूम है तो एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसको ना एक से एक्सप्लेन करते हैं कि आपने कॉइन्स लिए, कॉइन्स को एक के ऊपर एक लगाकर आप टार बना रहे हैं, तो कॉइन्स की हाइट को हम लेते हैं नेग्लिजिबल, उसकी विड्थ को हम लेते हैं, थिकनेस को लेते हैं नेग्लिजिबल। तो इफ आई प्लेस 100 हाइट्स, तो इसका मतलब उसकी जो हाइट हो गई वो 100 यूनिट्स हो गई। 100 कॉइन्स मैंने ऐसे प्लेस किए हैं तो वो 100 यूनिट्स हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? तो ये है वॉल्यूम। अब आते हैं जो हमें अपने सिलेबस में आएगा, कोन। और ये भी होता है राइट सर्कुलर कोन। सिलेंडर और कोन में फर्क क्या है? सिलेंडर प्रिज्म्स की कैटेगरी में आता है, कोन आता है पिरामिड्स की कैटेगरी में। ठीक है। कोन इज अ पिरामिड विद अ सर्कुलर बेस। इट्स अ पिरामिड विद अ सर्कुलर बेस एंड वन टॉप पॉइंट, एपेक्स पॉइंट एक होता है। राइट इसलिए क्योंकि ये जो टॉप का पॉइंट है और सेंटर ऑफ द सर्कल 90 डिग्री पर अलाइन होते हैं। राइट क्योंकि राइट एंगल बनता है, टॉप पॉइंट और सेंटर पॉइंट राइट एंगल बनाते हैं बेस के साथ, और सर्कुलर सर्कुलर बेस है। ठीक है। तो कोन में हमारे पास एक वर्टेक्स है, कोन हैज 1 सिंगल वर्टेक्स। ठीक है। सिलेंडर में नहीं था, क्यूबॉइड क्यूब में हमारे पास 6 वर्टिसेस थे, कोन हैज 1 वर्टेक्स एंड 1 एज, एक ही एज होगी नीचे बेस की। ठीक है। 1 एज, 1 वर्टेक्स। हाउ मेनी सर्फेसेस?
ये जो मैं सरफेस बता रही हूँ ना, इसको निकालना जरूरी क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में ना पता नहीं होता कि हमें टोटल सरफेस निकालना है या कर्व। तो क्वेश्चन को पढ़कर अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि टोटल निकलेगा या कर्व निकलेगा। तो सरफेस ओनली टू, एक प्लेन है और एक कर्व है। ठीक है, तो इसमें ये हाइट होती है, ये रेडियस, दिस इज हाइट ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, और क्योंकि एक हमारे पास वर्टेक्स आया तो एक और हमारे पास डायमेंशन आ गई जिसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट, विच वी से इज द स्लैंट हाइट, कि अगर हम इस कोण पर किसी भी चीज को रखते हैं तो उसको स्लाइड डाउन करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है। समझ में आ गया? अगर मैंने कोन के यहाँ एक वर्टेक्स पे कोई भी एक कॉइन रख दिया या कोई भी एक छोटा सा बॉल रख दिया, बिल्कुल छोटा सा ग्रेन रख दिया, तो वो स्लाइड डाउन करता हुआ नीचे आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट। ठीक है, तो स्लैंट हाइट क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट इज स्क्वायर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। अब अगर मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो वो होता है पाई आर एल। अगर ये 2 पाई आर हो तो क्या बन जाता है? सरकमफ्रेंस किसका? सर्कल का। अगर मैंने पाई आर किया है तो मतलब सरकमफ्रेंस को हाफ कर दिया। तो पिरामिड्स का रूल होता है हाफ इंटू पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, हाफ इंटू, थोड़ा फॉर्मूला याद करना आसान रहता है, पाई आर मतलब हमने लेना है सरकमफ्रेंस का, इस तरह से हमने बेस को लेना है पर उसको हाफ कर देना है और मल्टीप्लाई करना है स्लैंट हाइट से, क्योंकि ये हमारे पास एक नई डायमेंशन आई। ठीक है, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वॉल्यूम। अब ये बहुत जरूरी चीज है, आपको क्वेश्चंस में आएगा, प्रैक्टिकली इसकी रेशियो पूछी जाएगी, जो तुम्हें था भी। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन को कंपेयर करें, ये काफी बार ना आजकल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल वेबसाइट्स पे ये मिलता भी है कि वो कोन रखते हैं सेम डायमेंशन का सिलेंडर होगा, एंड दे टेक द वाटर इन द कोन 3 times टू फिल द एंटायर सिलेंडर। तो एक कोन में से सेम कैपेसिटी के तीन, सॉरी, एक सिलेंडर में से सेम कैपेसिटी की 3 कोन्स निकल सकती। समझ में आ गया? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक रेडियस का यूनिट होगा सेंटीमीटर, दूसरे रेडियस का यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर, तीसरे का यूनिट क्या है, हाइट का, सेंटीमीटर, दैट इज वाई इट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें रेडियस को, वॉल्यूम को चेंज करना है सेंटीमीटर से मीटर्स में, तो हर एक डायमेंशन चेंज होती है, दैट्स वाई जो भी यूनिट है वो क्यूब में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, अगर मैंने मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना है, मुझे मीटर दिया हुआ है तो आई नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है मान लो 5 क्यूबिक मीटर्स, वॉल्यूम इज 5 क्यूबिक मीटर्स। सेंटीमीटर्स में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तब हम कहते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से नहीं करना, ये 3 बार मीटर आया ना इसमें, 5 इंटू 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ये तीनों मीटर्स चेंज होंगे। ठीक है, तो 100 क्यूब से मल्टीप्लाई होता है। इतना क्लियर हो गया? तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, डायमेंशंस को चेंज करो एंड अकॉर्डिंगली हम लोग फिर वॉल्यूम निकालते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी वॉल्यूम के यूनिट्स को चेंज करना है, क्योंकि यहां पर क्यूब है, तो जो भी फैक्टर आप यूज कर रहे हो, चाहे वो इंटू 100 का, चाहे वो 1/100 का, वो क्यूब में यूज होगा। तभी तो कह रही हूँ ना, उसको फिर 100 से नहीं करोगे ना, उसको क्यूब में मल्टीप्लाई करो। तभी मैं उस चीज को एम्फोसाइज कर रही हूँ। अगर मान लो वही एरिया का केस हो तो क्या करोगे, स्केल फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे, कौन सी पावर दोगे, क्योंकि वो एरिया है तो स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन जरूरी क्यों है, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन इन स्फीयर्स जो आपको इजर्शन रीजनिंग में या फिर आपके एमसीक्यूज में 10th तक आता है। आपको वॉल्यूम की रेशियो दी जाएगी, आपको सरफेस एरिया की रेशियो दी जाएगी, या आपको वॉल्यूम की रेशियो दी जाएगी, आपको सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। क्लियर हो गया? और मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। क्लियर होगी बात है?
इतना क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये हमारे सिलेबस में है, राइट सर्कुलर कोन। तीन चीजें याद रखना, स्लैंट हाइट, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड इफ नथिंग इज मेंशन्ड, सिर्फ सरफेस एरिया कहा जाता है तो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन 10th में हमें फिगर देते हैं बिकॉज वो कॉम्बिनेशंस होती है, तो अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं। ठीक है? 9th तक इफ नथिंग इज मेंशन्ड कहा गया है फाइंड सरफेस एरिया, तो हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। बात क्लियर हो गई इतना? अब आते हैं इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सॉलिड जो है, दैट इज अ स्फीयर। स्फीयर में ना सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है बिकॉज ये सर्कल से बना है। आपने बहुत सारी बैंगल्स ली और बैंगल्स को एक के इन बिटवीन आपने, मतलब इफ यू टेक वन बैंगल एंड देन अनदर बैंगल, तो आपने उनको इस तरह से लगा दिया। ठीक है? और ऐसे आप बहुत सारी बैंगल्स ले रहे हो, इनफाइनाइट, और इस तरह से उसको लगाते जा रहे हो, फिट करते जा रहे हो, तो आपके पास जो सॉलिड बनकर आएगा दैट विल बी अ स्फीयर। ठीक होगी बात ये? तो इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है क्योंकि हमने सर्कल्स लिए, है ना? सर्कल्स लिए तो आ गया रेडियस। तो इसमें एक ही डायमेंशन है आर। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाए या टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें एक ही सरफेस है, बॉल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है अनटिल अनलेस उसमें 1 2 3 लिखा हो, है ना? लेकिन उसको पकड़ना किस वे से है, वन को अंदर रखना है या वन को बाहर रखना है, उसका कोई रूल नहीं है। अगर आपने वन की तरफ से पकड़ा हुआ है बॉल को, तब भी ठीक है, तब भी वैसी ही शेप आपकी हैंड में वैसी ही आएगी, रिस्ट में। अगर आपने वन को नंबर को बाहर किया हुआ है तब भी वैसी ही आएगी। तो दैट्स व्हाई बॉल हैज जस्ट वन, स्फीयर हैज जस्ट वन सरफेस। इसका कर्व्ड निकालो या टोटल निकालो, एक ही होता है, और वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हुआ? सर्कल का एरिया। ठीक है? और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रूल क्या कहते हैं कि अगर मैंने इस स्फीयर को लिया जिसकी रेडियस r है, उसके अराउंड मैं थ्रेड को टाई कर रही हूँ, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं छोड़कर, इसके अराउंड मैंने थ्रेड को टाई किया ऐसे। ठीक है ना? थ्रेड को हमने टाई किया पूरा, यहाँ टॉप से लेकर यहाँ बॉटम तक पूरा थ्रेड हमने टाई कर दिया, बिल्कुल कोई लूज एंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस थ्रेड के साथ सेम रेडियस के आप 4 सर्कल जैसे बना सकते हो। ये बन गया एक सर्कल, देन नेक्स्ट सर्कल, एंड देन वी से ये नेक्स्ट सर्कल एंड देन नेक्स्ट सर्कल। ठीक हो गया? दैट इज वाई इट्स 4 पाई r स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन वगैरह हायर मैथ्स में होती है, जनरल आपकी मैथ्स में नहीं होती। अब तक जितना पढ़ा उसमें कोई डेरिवेशन नहीं कर सकते, यू नीड हायर कॉन्सेप्ट टू गेट द एरिया। समझ में आ गया? अब आते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्यों ये 4/3 है? ये सिलेंडर और कोन के इकट्ठे डेरिवेशन से बना है, तभी 1/3 था उसमें। ठीक है? और अगर हम सिलेंडर के साथ ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमने रेशियोज लगाई है, 4/3 पाई r क्यूब ऐसे ही याद करना है, क्यूबिक यूनिट्स होगा, और कुछ नहीं इसमें निकालना होता। अब इसके साथ ही आता है हेमिस्फीयर। मैक्सिमम क्वेश्चंस में गलती होती है, आपको हेमिस्फीयर दिया है, हम स्फीयर का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, मैक्सिमम गलती ये हो जाती है, बिल्कुल ध्यान रखना। हेमिस्फीयर मींस अ स्फीयर कट इनटू हाफ। एक हमारे पास बोल है। ठीक है? तो अगर मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो इस वाले सरफेस एरिया का हो जाएगा हाफ 2 पाई r स्क्वायर। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपके पास एक बोल है, उसको आपने लिड लगा दिया, तो मेरे पास हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं 3 पाई r स्क्वायर। एंड इफ वी टॉक ऑफ वॉल्यूम, तो वो क्या होता है? 2/3, इसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है? कोन में तो नहीं आता, लेकिन स्फीयर में या हेमिस्फीयर में ये बहुत बार आता है। आपको ना थिकनेस दी होती है। ठीक है? वो थिकनेस का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली क्या होगा? किसी भी चीज को सोचो, प्रैक्टिकली कैसे बताऊं? तो आजकल वो बहुत वीडियोस नहीं आती हैं जिसमें वो कास्टिंग की जाती है या फिर वो पीओपी से चीजें बनाते हैं, तो दे स्प्रेड समथिंग ऑन अ इन अ पॉट, वो किसी भी पॉट में किसी चीज को रख देते हैं, एंड देन उसके अंदर एक छोटा सा पॉट रखकर एक शेप दी जाती है, सो दैट इट बिकम्स द शेप ऑफ एक एस्थेटिकली गुड लुकिंग सा पॉट बन जाए, है ना? तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मेरे पास ये बिग वाला ऐसा पॉट था,
जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट द थिकनेस मीन्स। ये वाला पार्ट था, मैंने इसको प्रॉपर पीओपी से फिल कर दिया, फिर मैंने इसमें इतनी सी कार्विंग कर दी। ठीक है, बात समझ में आया, इतनी सी कार्विंग कर दी। तो जो आपका स्टोरेज यूनिट है वो तो इतना ही हुआ ना, जो इसमें सॉइल आएगी वो तो यहीं पर आएगी ना, बाकी तो आपकी क्या है, थिकनेस वाला पोर्शन है। तो अब अगर इसको बाहर से देखोगे, अगर मैं सिर्फ इसका साइड व्यू लेती हूँ, तो आपको लगेगा ये पूरा स्टोरेज है, लेकिन एक्चुअल में हमें स्टोरेज कितनी मिल रही है, यहां से। तो इसमें होता है ना आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। बात समझ में आई? तो किसी भी चीज को घर जाकर चेक करना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ दिखने को मिल जाएगा। एस्थेटिकली ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती है ना, वहां पर ये सब चीजें की जाती हैं। अगर हमें किसी चीज को थिकनेस प्रोवाइड करनी है, तो वी क्रिएट अ थिकनेस। बाहर से वी सी, तो हमें लगता है कि उसको, उसमें काफी बड़ी चीज है, लेकिन एक्चुअल में होगा इतना। ठीक है, तो वो स्फीयर के केस में बहुत विजिबल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप वही सॉल्व कर सकते हो। कोन में मुश्किल थोड़ी सी हो जाती है, बिकॉज अभी सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं किए हैं। ठीक है, वो आगे जाके सीखोगे। इतना क्लियर हो गया? तो इसमें हमारे पास देखो क्या है, सर्कल के अंदर सर्कल अरेंज किया हुआ है। इसको मैं कुछ इस तरह से समझा देती हूँ आपको। वेट, अब यहाँ पर अगर ये अच्छे से बिहेव करेगा, हेमिस्फीयर है ना, दिख रहा है बिल्कुल, राइट। एक बोल के अंदर आपने दूसरा बोल फिट किया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक बनती है इसकी इनर रेडियस, एक बन जाएगी इनर रेडियस जिसको हम स्मॉल आर के साथ लिखते हैं, और एक इसी पॉइंट के साथ हमारे पास आ जाएगी आउटर रेडियस। समझ में आ गया? एक हो जाएगा इनर रेडियस विच इज आर, और एक हो जाता है आउटर रेडियस। और अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थिकनेस। ये वाला थिकनेस कितना है, ये वाली। क्लियर हो गया? जो हमें ये थिकनेस दिख रही है ये कितनी है। ठीक है, अगर इस चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, सरफेस एरिया बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन है सरफेस एरिया, वहां पे करवाऊंगी। क्लियर हो गया? वॉल्यूम निकालना है तो जितनी मिट्टी आपने बाहर निकाल ली, जितना पीओपी आपने पूरा उसको फिल किया, तो जितना आपने अपनी कास्टिंग के लिए बाहर निकाल दिया। क्लियर हो गया? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। इतना क्लियर हो गया? बुक निकालो अपनी, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एग्जांपल। चैप्टर नंबर कौन सा है ये? कौन सा चैप्टर कर रही है? एपी? हाँ, चैप्टर 11। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करो। फर्स्ट एक्सरसाइज कोन का सरफेस एरिया है, सेकंड एक्सरसाइज कोन का वॉल्यूम है, थर्ड एक्सरसाइज स्फीयर का सरफेस एरिया है, फोर्थ एक्सरसाइज स्फीयर का वॉल्यूम। तो पहला एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है हमें, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, स्लैंट हाइट इज 10, बेस रेडियस इज 7। ये दिया हुआ है। बुक लेकर नहीं आया? तो द फर्स्ट एग्जाम्पल, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो उसमें। तो आप लिखोगे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया
इज इक्वल टू पाई आर एल। क्रॉस चेक करना, लास्ट ईयर तक तो अलाउड था कि यहाँ पर सी एस से लिख सकते हो कि नहीं। अगर पूरा कर्व सरफेस एरिया स्कूल कह रहे हैं लिखना है तो लिखना है, और देयर आर स्कूल जो कहते हैं सी एस से लिख दिया काफी है। समझ में आ गया? नहीं है तो मैं वही कह रही हूँ, वहां पे लिखना मत। लास्ट ईयर तक टेंथ में भी ये ठीक था लिखना कि सी एस से लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। पर टेंथ बोर्ड में मैं फिर भी लिखूंगी कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि किसी कोई टीचर बैठी सन की वहां पे हो कि नहीं जी पूरा नहीं लिखा, ठीक है ना, तो कुछ नहीं कर सकते हो वहां पर। सो ये हैबिट रख लो वहां पे लिखने की, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, जिसमें रेडियस ऑफ द कोन ये लिखना है ऐसे, रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाँ तो वही हुआ, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, वो गिवन लिए लिखो चाहे ना लिखो, ऊपर लिख दो। वो तो गिवन वर्ड लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो वो नहीं इतना फर्क पड़ेगा। गिवन का मतलब है यू आर राइटिंग द डायमेंशंस, कि रेडियस ऑफ द कोन, फिर इसको लिखो आर, स्लांट हाइट ऑफ द कोन जिसे हम लिखते हैं एल इज इक्वल टू 10। देन कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। जैसे कि एग्जाम्पल में उसने डायरेक्टली कर्व सरफेस एरिया से स्टार्ट कर दिया, तो उससे पहले ये 2 लाइन लिख देना, क्योंकि आपके फाइनल पेपर में ना एक ही क्वेश्चन होगा। जब भी ये पेपर आएगा उसमें एक क्वेश्चन होगा, यहां लगता है कि बहुत सारे हैं, हर बार लिखते रहे। बात समझ में आई? बनेगा तो वो हो नहीं ना प्लीज। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट पाई देन वी टेक इट एज 22/7, रेडियस 7, उसके बाद 10, 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात? ठीक है, इसमें फिगर ड्रॉ करो चाहे ना करो, दैट इज अप टू योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी खुद की मर्जी है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द हाइट ऑफ द कोन, तो लिखोगे हाइट ऑफ द कोन, और वो ब्रैकेट्स में लिखेंगे h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कोन जो कि है r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब मुझे कहा गया है फाइंड करो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आई विल राइट पाई आर एल। तो मुझे तो एच और आर दिया हुआ है, स्लांट हाइट नहीं दी, तो पहले मैं एल निकालूंगी विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से एच की वैल्यू क्या है 16 का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, तो एल लेंथ निकालो। वी हैव 3.14 उसने दिया हुआ है, तो उसे वही यूज करेंगे, पाई एज 3.14, रेडियस दिया हुआ है 12, स्लैंट हाइट आपको लगानी है और ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर एल प्लस आर हो जाता है। ठीक है, पाई 3.14, रेडियस 12, स्लैंट हाइट प्लस 12। तो अगर हम स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 12 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ जी कितना होता है मृदुल बताओ, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड किया कितना बनेगा 256 और 144 कितना बन जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट किया 20, तो हमारे पास स्लांट हाइट कितनी आ गई 20। यहां पर भी स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा। 753.6। एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट भी है, केस स्टडी भी आती है इसमें, क्वेश्चन एज भी आ जाता है। एक्सरसाइज 8.1 11.1 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमने, और क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी के टाइम पे होगा। कृषभ समझ में आ गया सारा? तुम्हें यस कंफर्म्ड है कि सर्कल्स नहीं है, तुम्हें कंफर्म्ड है? यस ठीक है। कल क्या है फ्राइडे। एग्जाम्पल 3 अभी रुक जाओ, अभी टाइम में नहीं होगा,
आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लो एक्सरसाइज का 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इजी है। डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5, स्लैंट हाइट इज 10। ये जो बुक के क्वेश्चंस है ना, इसमें से गिने चुने क्वेश्चंस ही हैं जो करने हैं, जो आते हैं, है ना। बाकी सभी एक्स्ट्रास में से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। मैं इसकी असाइनमेंट शेयर कर दूंगी, सिर्फ इसका बुक खत्म होने दो, असाइनमेंट के क्वेश्चंस करवाने भी हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मुश्किल भी है, जो जल्दी समझ नहीं आता। तो मैं यही कहूंगी, इसको 10 बार सॉल्व करो, रट्टा मार लो, कुछ नहीं चेंज करते। ट्रैम्पोलिन भी वो, टारपोलिन भी वही लिखा होता है, और कोनिकल टेंट है, हाइट है, वो सेम, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो बस इसको रट्टा मारना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, तो यू विल राइट डायामीटर ऑफ कोन is equal to 10.5 centimeter. Therefore, radius of cone, इन चीजों के ना नंबर कट जाते हैं। 10.5 डिवाइड बाय 2, जिसको आप लिख दोगे 5.25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये 10.25 और हमें मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो यहां पर मैं क्या करती हूँ, कैलकुलेशंस, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस, ये 10.5 बाय 2 है ना, तो इसको हम 10.5 बाय 20 कर सकते हैं। ठीक है, आई विल राइट इट एज 21/4, बिकॉज 21, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसका स्क्वायर करना हुआ तो 21 का स्क्वायर करना मुझे फेयरली इजी होता है, 4 का स्क्वायर करना आसान है, प्लस माइनस करना भी आसान है एज कंपेयर टू 5.25। किसी नंबर को 21 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए इजी है एज कंपेयर टू 5.25। ठीक हो गया। तो ये आपने देखना है कि कब आपके लिए कौन सी चीज कैलकुलेशन में ठीक रहेगी, टू राइट इट एज अ फ्रैक्शन और टू राइट इट एज अ डेसिमल। मैक्सिमम इससे इजी हो जाता है। देन हमें दिया हुआ है स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने चाहे CSA लिखा है पर मत लिखना, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखो, पाई RL। तो पाई इज 22/7, nothing is mentioned, 22/7, radius is 21/4, slant height is 10। कितना आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, हो गया बच्चे सबका ये। क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो उसका फॉर्मूला पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, फिर आपने पाई R कॉमन ले लिया, L प्लस R। उसकी स्लांट हाइट आपको दी हुई है, तो slant height of cone is equal to 21 meters. Diameter of cone is equal to 24 meters. Therefore, radius of the cone कितनी हो जाएगी, 12 meters। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है, कभी कभी बस इसी को यूज कर लेते हो, हाफ नहीं करते हो। तो ये कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि हेमिस्फीयर में, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर वो हेमिस्फीयर है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब यूज कर लेती हूँ। समझ में आ गई बात ये। तो बाद में भी रियलाइज की नहीं, नहीं गलत किया है, समझ में आ गया। पर वो पेपर में भी गलती हो सकती है, तो अपनी सेंसेस को अलर्ट पर रखना। अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो वहीं पर उसको हाईलाइट कर दो, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो कि ये चीज मुझे हाफ करनी है, आई ऑलवेज नीड रेडियस। तो यहां पर अब आ जाएगा 22/7, रेडियस मुझे दी हुई है 12, स्लांट हाइट है 21 और उसमें करेंगे एड 12। तो 22 इंटू 12 इंटू 33/7 स्क्वायर मीटर्स। यूनिट को मत भूलना, एक नंबर कट जाता है, एक नंबर हो सकता है या फिर आधा नंबर तो इस यूनिट्स का होता ही है। ठीक है, स्क्वायर मीटर्स होगा, कैलकुलेशंस कर लेना, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।